हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हों। तो आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर को आज लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं नाभिक, और नाभिक में हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा चैप्टर है? नाभिक। तो नाभिक में सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि नाभिक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? नाभिक। तो आप बताइए नाभिक क्या होता है? तो देखिए, नाभिक सबसे पहले नाभिक को पहचाना किसने या बताया किसने? तो सर्वप्रथम आपने इस चैप्टर के जस्ट पहले पढ़ा था क्या? परमाणु चैप्टर। तो परमाणु चैप्टर में आपने देखा था अल्फा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो उसमें उन्होंने क्या कुछ बातें बताई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है, यानी परमाणु चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले उस चैप्टर को पढ़िए और वहां से हर एक चीज समझिए, क्योंकि उस चैप्टर के बाद ये चैप्टर आता है, तो उस चैप्टर के बाद ये समझेंगे तो ज्यादा बेहतर। और अब देखिए इसका आगे होता क्या है। अगर आपने देख लिया है तो देखिए नाभिक को बताया किसने? तो सर्वप्रथम देखिए सन 1911 से सन 1911 में ईस्वी में रदरफोर्ड ने, किसने? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से बताया कि क्या बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान पर, अति सूक्ष्म स्थान पर धनावेश, स्थान पर धनावेश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। तो याद रखिए, इन्होंने क्या किया था? बताया था कि परमाणु के अंदर एकदम सूक्ष्म स्थान पर क्या होता है? एक धनावेश केंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक। ये बात इन्होंने बताया। अब हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नाभिक देखिए होता कैसे। तो नाभिक का आकार क्या होता है, इसकी आकृति क्या होता है, इसका घनत्व कितना होता है, इन चीजों को लिखने वाले। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं नाभिक का, नाभिक की आकृति, नाभिक की आकृति। तो इसकी आकृति कैसा होती है? ये गोलाकार होता है कि अंडाकार होता है कि वर्गाकार होता है कि घनाकार होता है कि आयताकार होता है, किस प्रकार का होता है? तो देखिए जो आपका नाभिक है, नाभिक गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। यानी परमाणु भी आपका गोला होता है, परमाणु के अंदर उपस्थित होता है नाभिक, नाभिक का आकार भी कैसा होता है? गोलाकार। तो याद रखेंगे कि नाभिक का आकार, आकृति कैसी है? देखिए नाभिक की जो आकृति होती है, इसकी आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। लेकिन अब जानते हैं कि कुछ तत्व हैं जिनमें नाभिक के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं, मतलब उनका आकार बड़ा होता है। इसके कारण देखिए होता क्या है, तो कुछ नाभिक, कुछ बड़े नाभिक गोलाकार से थोड़ा बदल तो हो जाते हैं दीर्घवृत्त। कैसा हो जाते हैं? दीर्घ गोलाकार। यानी दीर्घ गोलाकार, ये देखिए लगभग 10% क्या करते हैं? विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो खुद लिख लीजिएगा आप, विचलन विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बस यार कि जो बड़े नाभिक होते हैं वो लगभग 10% आपका गोलाकार आकृति से थोड़ा विचलन प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो सभी के सभी आकार कैसा होता है? गोलाकार। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि इसकी आकृति कैसी होती है। समझ आएगी? फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, कि आखिर इसका आकार कैसा होता है? आकृति तो हमें समझ लिया कि गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। अब इसका आकार कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर छोटे परमाणु हो तो उनमें नाभिक छोटा होगा, बड़े परमाणु होंगे तो उनका नाभिक बड़ा होगा। यानी इसमें जो आपका नाभिक होता है, नाभिक का जो आकार होता है, वो आकार उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियनों की संख्या पर। अगर आप न्यूक्लियन नहीं जानते तो बस अभी समझिए, अभी आपको आगे बता दें। तो देखिए
अच्छा, इसको समझने के नाभिक का आकार समझने के आपको न्यूक्लियस समझना होगा। अब न्यूक्लियन आपको पता नहीं है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका न्यूक्लियन। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, एक परमाणु है, ये क्या है, परमाणु। इस परमाणु के अंदर आपका केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर देखिए प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इससे एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, ये चक्कर। तो नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। यानी कि आपका न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन। ये आपका क्या होता है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर होता है n प्लस पी। जहां आपका n क्या है, n आपका न्यूट्रॉन है, p क्या है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन दोनों की संख्याओं जो होती है उसी बोलते हैं न्यूक्लियन से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए से। समझ आ गया। देखिए अगर कोई आपके पास तत्व है, देखिए तत्व को इस तरीके से दर्शाते हैं x z a। जहां पर देखिए आपका z क्या है, z आपका है परमाणु क्रमांक, z क्या है, परमाणु क्रमांक। और आपका ए क्या है, ए है परमाणु भार, या इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। देखिए इसे क्या बोलते हैं, परमाणु भार को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और याद रखिए इसी को, परमाणु भार को ही कहा जाता है न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। ठीक है, परमाणु को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। और जबकि आपका देखिए एक्स आपका होता है तत्व, कोई भी तत्व आप ले सकते हैं, 118 में से कोई भी तत्व हो सकता है। तो किसी भी तत्व को दर्शाने के लिए इस तरीके से दर्शाया जाता है। जेड का परमाणु क्रमांक होता है न्यूक्लियनों की संख्या। इसके बीच देखिए संबंध होता है ए बराबर n प्लस पी। और एक और संबंध जो आपको पता होना चाहिए, जेड बराबर होता है पी बराबर होता है ई। यानी किसी तत्व में या किसी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझिए एक क्या होता है, न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, अब इधर अब इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए जो नाभिक का आकार होता है, यानी इसका आकार, नाभिक का आकार, जो आकार होता है ये अनुपाती होता है न्यूक्लियनों की संख्या। किसका अनुपाती होता है, न्यूक्लियनों की संख्या के। अब देखिए आप देखेंगे इसकी आकृति कैसे होती है, गोलाकार। कैसे होती है, गोलाकार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियनों की संख्या के आकार के अनुपाती होता है। अगर आकृति आप देखेंगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। अनुपाती किसका, एक। एक क्या होता है, अनुपाती। देखिए यहाँ से अगर ये देखेंगे तो ये आपको 4/3 पाई है क्या, कांस्टेंट मान। यानी जो त्रिज्या है ये अनुपाती होगी आर की, और किसमें अनुपाती होगी, एक होगा। अगर इसको आप इधर प्रछाने कर दें, देखिए क्या हो जाएगा, आर अनुपाती होगा a की पावर 1/3 की। क्या होगा, आर बराबर a की पावर 1/3। ये क्या, आर के यहाँ पर त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या। क्योंकि देखिए आकार कैसा है इसका, गोलाकार। अब गोलाकार आकार, जो आपका गोले का क्या होता है, संरचना होती है गोलाकार, तो उसका जो आयतन होगा 4/3 पाई आर की होगा। तो 4/3 पाई आर की क्या आयतन है, तो आयतन से हम देख रहे हैं इसकी न्यूक्लियन संख्या क्या अनुपाती है। तो यहाँ से आप त्रिज्या देख सकते हैं कि न्यूक्लियन के 1/3 के अनुपाती होती है। अब देखिए इसको अनुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे नियतांक लगा देते हैं। आर हो जाता है आपका आर नॉट a की पावर 1/3। ये आपका संबंध, ये क्या होता है आपका संबंध। अब देखिए आर नॉट क्या है, जो आपका आर नॉट है, आर नॉट आपका क्या होता है, एक होता है समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक होता है जिसका मान कितना होता है, तो आर नॉट का मान याद रखिएगा 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता। कितना होता है, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर इसका मान है आर नॉट का। इसीलिए कहते हैं कि नाभिक के जो आकार होता है, इसका जो कोटि होता है, आकार के कोट, वो लगभग 10⁻⁻15 या फर्मी के कोट का होता है। किसके कोट का होता है, फर्मी कोट का। देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं, आर नॉट को ये लिखा जाता है 1.2 फर्मी मीटर, 1.2 फर्मी मीटर। तो 10⁻15 को लिखते हैं फर्मी। समझ आएंगे। ये आपका क्या था, नाभिक का आकार। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए
हमने क्या क्या देखा, नाभिक की आकृति देखी, नाभिक का आकार। अब एक चीज और है, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व भी देख लेते हैं। देखो हम क्या देखेंगे वाले हैं, नाभिक का घनत्व। अगर आप नाभिक का घनत्व देखना चाहते हैं, देखिए नाभिक के घनत्व में होता है, घनत्व सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को लिखते हैं देखिए यम से, और अपान आयतन को लिखते हैं v से। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हमको किसका निकालना है, देखिए घनत्व निकालना नाभिक का, तो हमको किसका चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान और बटे नाभिक का आयतन। तो ये बताओ नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियन, देखिए न्यूक्लियन कितने होते हैं, ए क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन की द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है, तो अगर एक प्रोटॉन द्रव्यमान यम है, तो अगर n न्यूक्लियन है तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कुल द्रव्यमान देखो होगा क्या, यहाँ घनत्व आप निकालोगे, घनत्व जाते हैं डी से, तो डी का घनत्व निकालोगे तो हो जाएगा यम इनटू ए। ये न्यूक्लियन संख्या जो कि यम क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब देखो आयतन क्या है, तो आप बताओ नाभिक गोला का होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकते हो। अब देखो अब आर का त्रिज्या का मान आपको पता नहीं, क्योंकि अलग अलग नाभिक होंगे, अलग अलग नाभिकों का आकार अलग अलग होता है, तो जिसका नाभिक होगा तो आपने उसी लिए व्यापक सूत्र रखा है, त्रिज्या का क्या, आर नॉट 1/3। यहाँ से आर को अगर रख देंगे तो देखिए क्या है, देखो ये 4/3 है, प्लस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3m a/4 पाई। अब देखो आर जिसका क्या रखोगे, आर नॉट 1/1/3 का होल क्यूब, ये लिखोगे नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे देखो आगे क्या होगा, देखो यहाँ सब क्या आएगा 3m a अपॉन, यहाँ पर क्या है 4 पाई, और देखो आर नॉट का यह क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, आर नॉट क्यूब, और यहाँ से एक ही घात, देखो 1/3 पहले से, इसका क्यूब कर दोगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक लिखा नहीं जाता, यानी 1/1/3 का अगर क्यूब करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ए। अब देखो यहाँ से ए से आपका कट गया, तो डी का मान क्या होगा, डी का मान आ गया 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब, ये हो गया घनत्व। अच्छा बताओ इस घनत्व में आपका न्यूक्लियन है, ए है नहीं, तो यार को इसमें जो आपका घनत्व होता है, घनत्व सूत्र ही होता है, घनत्व जो होता है किसी भी नाभिक का घनत्व उसके न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, वो निश्चित होता है। जो नाभिकों का घनत्व लगभग समान सभी होता है, जितने न्यूक्लियन होगा उसका आकार उतना बड़ा होगा, जितने कम होगा आकार उतना छोटा होगा। तो क्या अगर इसका आप घनत्व मान निकाल सकते, मान निकाल सकते हैं, ठीक है कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर आप डी का मान निकालना चाहते हैं तो देखिए डी बराबर 3 है, और यम प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना था, 1/6 kg अपॉन 4 पाई मान आपको पता है 3.14 होता है, इंटू आर नॉट मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15, और इसका क्या करते हैं होल क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, देखिए आएगा क्या 2.3 × 10⁻17, और ये आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, क्या आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन आपका घनत्व का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी केजी बटे आयतन मात्रा मीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 2.3 × 10⁻17 केजी नाभिकों का क्या होता है पूरा द्रव्यमान होता है, इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। याद रखिए जो नाभिक होता है, नाभिक का घनत्व बहुत अधिक होता है। देखिए आप कितना लिखा है, 1 मीटर क्यूब मात्र 2.3 × 10⁻17 केजी है, उसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इतना भारी वजन है मात्र 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, देखिए इतना लिए, इतना इतना, बस 1 मीटर आप क्या करो, लंबा ले मीटर, चौड़ा है मीटर, गहरा, इतने आयतन होगा 1 मीटर क्यूब। और इसमें जो द्रव्यमान है कितना है 10⁻17 है, मतलब इतना ज्यादा है कि आपका उसके नीचे यहाँ पर जमीन पर रख दिया जाए ना, जमीन धंस जाएगी, इतना भारी। अब देखिए इसके यहाँ पे एक नोट करके आप पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ से देखिए नोट क्या करेंगे कि जो नाभिक का घनत्व होता है वो उसके न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ लिख लो कि नाभिक का घनत्व उसके न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, लिख लिया, ठीक है लिख लीजिए, नाभिक का घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता है, ए पर निर्भर नहीं करता। तो ये आपका नाभिक से संबंधित तथ्य, तो इनको आप नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए
अब इसके आगे हम देखते हैं नाविकों का वर्गीकरण। नाविक हमने समझ लिया, नाविक के प्रकाश मतलब नाविक के जो बेसिक चीज थे हम समझ लिए। अब हम पढ़ने वाले नाविकों का वर्गीकरण। देखिए क्या देखने वाले हैं, नाविकों का वर्गीकरण। अब नाविकों का वर्गीकरण देखिए करना है, तो सबसे पहला आपका जो नाविकों का वर्गीकरण आता है वो आता है कि समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होते हैं, देखिए समस्थानिक बोला जाता है आइसोटोप। क्या होता है, आइसोटोप। अब याद रखिए इंग्लिश में शब्द आइसोटोप कभी भी हिंदी में लिख देता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखिए समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप। अब आइसोटोप होते क्या है, समस्थानिक होते क्या, देखिए ऐसे नाभिक जिनका या जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु उनका परमाणु भार न्यूक्लियनों की संख्या, परमाणु मतलब न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग होती है, वो कहलाते हैं समस्थानिक। इसी को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है जबकि इनका परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक होते क्या है, अब के याद रखिए वे नाभिक जिनमें क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा, जिनमें आपका जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है, समान। यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि प्रोटॉन संख्या समान है, इससे आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें आपका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान। जबकि इसमें न्यूक्लियनों की संख्या, इसकी न्यूक्लियनों की संख्या आपका कैसी होती है, असमान। असमान, असमान मतलब इसमें आपका जो परमाणु भार, परमाणु भार वो क्या होता है, असमान। समझ, देखिए एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 1H1 1S2 1S3, और क्या लिख सकते हो आप, देखिए लिख सकते हो 6C12 6C13 6C14, इसमें क्या लिख सकते हो आप 8O16 8O17 8O18। अब देखिए यहाँ पर ये सब क्या लिखे, देखिए ये आपका है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये आपके हैं कार्बन के समस्थानिक, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक। यानी इसमें ध्यान रखिए इनका परमाणु क्रमांक क्या है, समान। परमाणु क्रमांक समान मतलब अभी आपको बताए थे, देखो दो समान आपको बताए थे बहुत महत्वपूर्ण, जेड बराबर होता है पी बराबर होता है ई के, दूसरा आपका ए बराबर होता है एन प्लस। तो ये बताओ अगर परमाणु क्रमांक समान मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉन संख्या समान, इन सभी के परमाणु क्रमांक समान मतलब प्रोटॉन संख्या, यानी इनके नाभिक में प्रोटॉन समान है। जबकि देखिए न्यूक्लियन मतलब यहाँ पर एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो न्यूक्लियन संख्या क्या है, अलग अलग। तो इसी में फिर इसमें देखिए परमाणु क्रमांक क्या समान लेकिन न्यूक्लियर संख्या अलग। तो ऐसे नाभिक या ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु उनके न्यूक्लियन संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न, तो उसे बोलते हैं क्या, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ये समस्थानिक के कुछ उदाहरण समझ में आएगा आपको, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपका है समभारी। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है समभारी। समभारी का मतलब होता है आइसोबार। क्या होता है, आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, समभारी क्या होते हैं, जिनका भार, देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें आपका क्या है, न्यूक्लियन संख्या क्या असमान है जबकि आपका प्रोटॉन संख्या समान, या सिंपल देखिए परमाणु क्रमांक समान है जबकि आपका परमाणु भार अलग अलग। इसमें क्या होगा, आपका परमाणु भार बोला समभारी मतलब, देखिए समभारी किसमें क्या होगा आपका, इसमें देखो इसमें जो आपका परमाणु भार, परमाणु भार ये आपका होता है समान। परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, जबकि आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये होता है असमान। कैसा होता है, असमान। यानी वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार
अच्छा, परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, उन्हें क्या बोलते हैं? समभारी। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, आर्गन 18, 40, उसके बाद कैल्शियम 20, 40। अब ध्यान समझिए यहाँ पर, देखिए यह कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, यानी इनका परमाणु क्रमांक देखिए क्या असमान, लेकिन परमाणु भार क्या है? समान। अगर परमाणु भार समान होता है तो क्या होता है? इसे सम। फिर यहाँ पे देखिए आर्गन 18, आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, तो इन दोनों का भी परमाणु क्रमांक क्या असमान है, जबकि परमाणु भार क्या है? समान। ये आपके हैं किसके उदाहरण? सम समभारिक। किसके? समभारिक। तो ये आपका सिंपल सा क्या, समस्थानिक और समभारिक। इसी प्रकार एक और आता है सम न्यूट्रॉनिक, तो उसको भी समझ लीजिए। आपका एक तीसरा तीसरा केस जिसका नाम है क्या? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक किसे का, तो अब आप समझ तो गए होंगे, ठीक है, इसमें आपका प्रोटॉन समान था, इसमें परमाणु समान था, और नाम से स्पष्ट हुआ सम न्यूट्रॉनिक, यानी ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉन। तो ऐसे नाभिक जिनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या समान, वो क्या होते हैं? सम न्यूट्रॉन। वे नाभिक जिनमें क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? संख्या समान हो, वो क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉन। अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो क्या होगा एग्जांपल में? देखिए एग्जांपल में आपका हो गया C13N714, उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा पोटेशियम 19, 39, कैल्शियम 20, 40। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब देखिए इनका परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार भी अलग है, परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार, तब कहीं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से इस सूत्र से। देखिए इन दोनों का हम न्यूट्रॉन निकाल दें। अगर आप इसके लिए देखिए, इसके लिए तो देखिए यहाँ पर कार्बन का निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का। देखिए अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो देखो न्यूक्लियरों की संख्या ए पता है आपको, प्रोटॉनों की संख्या बी पता है, तो अगर आप यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, देखिए होगा क्या, एन बराबर आपका हो जाएगा ए माइनस पी। क्या किए? पी को पछाना गया इधर, तो पी इधर आएगा माइनस, ए माइनस पी बराबर हो जाएगा किसके? एन। तो यहाँ से अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे आप कार्बन के लिए, तो देखिए एन बराबर होता है ए, इसका ए मतलब न्यूक्लियर संख्या, एक कितना है? 13, 13 से कितना घटेगा? 6, तो क्या आएगा? 7। इसी प्रकार एन के लिए निकालेंगे, इसका इसका परमाणु भार यानी कितना है? ये है एन का मान निकालना है आपको, यहाँ 14 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा? 7। तो ध्यान रखिए आप इन दोनों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है कितना है? 7 आएगा, 7 आया ना, मतलब बराबर, इसलिए इसको क्या कहता है? सम न्यूट्रॉन। इसलिए चाहे आप इसका निकाल सकते हैं। चलिए अच्छा निकाल देते हैं आप लोग के लिए जल्दी से। अगर आप के लिए निकालेंगे तो देखिए एन बराबर आपका हो जाएगा 39 माइनस 19, ये हो जाएगा 20 के। इसी प्रकार अगर आप कैल्शियम के लिए निकालेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20 बराबर 20, तो दोनों बराबर है कि नहीं? तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं सम न्यूट्रॉन। ये 3 प्रकार होते हैं किसके? नाभिकों के, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए हम देखने वाले हैं क्या? नाभिक की ऊर्जा। तो नाभिक ऊर्जा, अच्छा नाभिक ऊर्जा पढ़ने से पहले आप एक और चीज देख लीजिए, जिसको बोलते हैं नाभिक का बल या नाभिकीय बल। तो क्या देख रहे हैं? नाभिक का बल, नाभिक का बल। अब नाभिक का बल होता क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है, जो नाभिक का बल होता है ये क्या होता है? दो या दो से अधिक जो न्यूक्लियन है, नाभिक की अवस्था है न्यूक्लियन, तो इन न्यूक्लियनों को एक साथ जोड़े रखने के लिए इनके बीच एक बल पाया जाता है, जिसको आकर्षण प्रकृति का होता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय बल। देखिए प्रत्येक प्रत्येक न्यूक्लियन को एक दूसरे से
बांधे रखने के लिए एक आकर्षण प्रकृति का बल, आकर्षण प्रकृति का बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि प्रत्येक न्यूक्लियन को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए उसके अंदर क्या होता है, एक आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। इसी बल को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल बहुत ही प्रबल होता है, नाभिकीय बल बहुत ही प्रबल होता है, जो एक दूसरे न्यूक्लियन को एक दूसरे के साथ बांधे। ये आपका सिंपल था क्या, बल। अब इसका आते हैं हम ऊर्जा पर। तो क्या देखने वाले हम, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए अब आप नाभिकीय ऊर्जा देखने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी चाहिए। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा समझने के लिए आप थोड़ा सा अलग कुछ ऊर्जा पढ़ लेते हैं। देखिए आइंस्टीन को आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यह ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच एक बहुत ही बड़ा संबंध दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, अपने इस खोज से उन्हें बहुत लोग जाने कि उन्होंने क्या बताया कि जो ऊर्जा होता है और द्रव्यमान ये एक दूसरे के तुल्य होते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो उन्होंने देखिए आइंस्टीन ने क्या दिया था, एक संबंध दिया था जिसे बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो इन्होंने देखिए क्या कहा था, आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया। क्या दिया, एक संबंध दिया। कौन संबंध दिया था, इन्होंने दिया था E बराबर mc स्क्वायर। क्या दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। देखिए इसी बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध या आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो इसको ऊर्जा द्रव्यमान संबंध भी कहा जाता है। यहाँ देखिए जो E है आपका, E क्या है आपका, E है ऊर्जा। m क्या है, m आपका है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। और C क्या है, C आपका है प्रकाश की चाल। C क्या है, प्रकाश की चाल। C क्या है, प्रकाश की चाल। तो ये संबंध दिया उन्होंने। अगर इसी पे छोटा सा आपको एग्जांपल करा देते हैं, क्या कराते हैं, एग्जांपल। देखिए इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि अगर आपके पास 1 केजी द्रव्यमान का एक पदार्थ, 1 केजी द्रव्यमान का पदार्थ, अगर आप इसमें ऊर्जा देखना चाहें, इस 1 केजी द्रव्यमान में कितना ऊर्जा होता है, या 1 केजी द्रव्यमान को अगर आप ऊर्जा बदल दें तो कितने ऊर्जा बदल जाएगा, इसको अगर देखना है तो ये सिंपल आप इसी सूत्र से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया है 1 केजी। और आपको पता है सी का मान कितना होता है, सी का मान होता है 3 गुणे प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप ई का मान निकाल सकते हैं। देखिए ई क्या होगा, एम सी स्क्वायर, यानी एम का मान है 1 इंटू सी का मान है 3 गुणे 10 घाते 8 का होल। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक मान कितना आ जाएगा, 1 गुणे 3 के स्क्वायर करेंगे होगा 9 गुणे 10 घाते 8 के स्क्वायर करते हैं हो जाएगा 16, यानी टोटल आपका कितना आएगा 9 गुणे 10 घाते 16 जूल। तो 1 केजी में देखना कितना ऊर्जा है, 9 गुणे 10 घाते 16 जूल। ये क्या है, 1 केजी द्रव्यमान का ऊर्जा, यानी 1 केजी द्रव्यमान का कोई प्रकार से ऊर्जा बदल देंगे तो इतना ऊर्जा नहीं। ये संबंध किसने दिया था, आपके आइंस्टीन। समझ में आ गया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आपके परमाणु या नाभिक होते हैं उनका द्रव्यमान किसमें मापते हैं, क्योंकि आपको पता है परमाणु नाभिक बहुत ही छोटे होते हैं। तो नाभिक का द्रव्यमान मापने के लिए हम एक अलग सी इकाई लाते हैं जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। देखिए इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट।
क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को शॉर्ट भाषा में लिखा जाता है AMU। क्या लिखा जाता है? ए। अब एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU होता क्या है, इसको देखिए। जितने भी आप तत्व जानते हैं, तो अभी तक खोजे गए तत्वों संख्या कितने हैं? 118। इन 118 तत्वों में हम सभी तत्वों को जानते हैं। अब इन तत्वों में देखिए होता है, सभी तत्वों का मोलों की संख्या, अगर आप एक मोल में देखेंगे, किसी भी तत्व का अगर आप एक मोल में संख्या देखेंगे तो होता है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अब बताओ अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? देखिए अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या को लिखते हैं Na से, जिसका मान होता है, देखिए N, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आपका 6.022 ये क्या होगा द्रो? यानी किसी भी पदार्थ के अगर एक मोल में हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या तो कितना होता है? 6.022 परमाणु। अब जब हम 118 तत्वों को देखें, जैसा कोई तत्व हमें नहीं मिला जिसमें उसका इतने परमाणु हो और उसका द्रव्यमान एक निश्चित मान हो या पूर्णांक मान, पूर्ण मान, लेकिन उन सभी में सिर्फ एक ऐसा तत्व, कार्बन। कौन? कार्बन 12। कौन सा तत्व मिला था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण, या कार्बन 12 C612। इसका जो अवोगाद्रो संख्या था Na, उसका जो Na था जिसमें परमाणु संख्या 23 होती है, इसका जब भार निकाला गया तो डायरेक्ट कितना आया? 12। यानी एक मोल को जब तौला गया तो वो करेक्ट एक्यूरेट 12 ग्राम। कितना आया? 12। इसके अलावा जितने भी तत्व निकाले वो करेक्ट नहीं आया। जैसे आप ऑक्सीजन को निकाले तो 15.998 ग्राम आया। इसी प्रकार हाइड्रोजन निकाले तो 1.0008 ग्राम आया। तो इस प्रकार अलग अलग तत्वों को निकाले तो निश्चित मान नहीं आया, लेकिन कार्बन 12 का मान कितना आया? 12। सही से। तो इसी के आधार पर हम क्या किए? AMU की परिभाषा। तो AMU की परिभाषा क्या है? तो देखिए AMU की परिभाषा क्या होती है? तो कार्बन 12 के एक परमाणु, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, कौन सा भाग? 1/12वां भाग को एक AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कार्बन 12 के एक परमाणु, देखिए ध्यान समझिएगा, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग को एक AMU कहते हैं। अब आपको निकालना कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग निकालना, तो आप ये बताओ कार्बन के एक मोलों की संख्या कितनी? यानी अगर यहाँ सब देखो तो देखिए C12 के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान होगा 12 ग्राम। कितना होगा? 12। अब इसी के यानी कार्बन 12 के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या होगी 6.022 ये क्या होगा? ये होगा आपको परमाणु की संख्या। तो यानी इतने परमाणु मिलकर 12 ग्राम बना दें। तो हमको निकालना कितना है? एक परमाणु। देखो क्या लिखा है? एक परमाणु। अगर एक परमाणु को हमको निकालना है तो क्या करोगे? इस संख्या से इसमें भाग दे दोगे तो एक परमाणु निकल जाएगा। देखिए कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, अगर एक परमाणु द्रव्यमान निकालना क्या होगा? देखिए 12 देखिए इसको हम लिख देते हैं Na। अभी क्या लिख दे रहे हैं? Na। आगे हम सॉल्व कर देंगे, आगे इसका मान रख देंगे कि हम लिख दे रहे हैं Na। अब देखिए किसका मान आएगा? एक परमाणु का द्रव्य, लेकिन आपको निकालना क्या है? देखिए कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग को एक AMU कहते हैं। यानी एक AMU बराबर आपका क्या होगा? देखो आपका जो एक AMU है, एक AMU बराबर क्या होगा? 12/Na का 1/12वां, ये क्या होता है? एक AMU। देखिए यहाँ से 12 से 12 कर दिया तो कितना आ गया? 1/Na। अब देखिए यहाँ पे Na का मान रख दें कितना आएगा? 1/6.022 23।
अगर इसको आप सॉल्व करें तो देखिए इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.166 गुणित 10 घाते माइनस 23 इतना ग्राम। इतना क्या आएगा ग्राम। तो अगर इसको आप लिखना चाहते हैं देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं 1 AMU बराबर, उसको क्या लिख सकते हैं देखिए दशमलव का एक अंक आप इधर करते हैं इसमें एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1.67 देखिए 6 से 8 आता है 1.67 गुणित 10 घाते माइनस 24 ग्राम। अगर ग्राम को केजी में बदलें क्या होगा 10 माइनस 3 से गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा कि 1.67 गुणित 10 घाते माइनस 27 केजी। देखिए यहाँ पर क्या था ग्राम में था, ग्राम में हम केजी में बदलते 10 घाते माइनस 27। तो एक AMU का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणित 10 माइनस 27 केजी। ये क्या हो गया एक AMU का द्रव्यमान। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एक AMU द्रव्यमान कितना होता है, एक AMU द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 घाते माइनस 27 केजी। ये लगभग आपके एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है इतना होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इतना ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा एक AMU का द्रव्यमान। अगर अब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए एक AMU की ऊर्जा, तो क्या आप एक AMU की ऊर्जा बता सकते हैं? तो अपने कॉपी पेन तुरंत निकालिए, उसमें एक AMU की ऊर्जा निकालिए। देखो अगर आपसे पूछा जाए एक AMU की ऊर्जा, एक AMU की ऊर्जा, तो इसको आप निकालिए तुरंत, इसी सूत्र से निकालिए। देखिए E क्या है mc², तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो द्रव्यमान आपको दिया है, देखिए द्रव्यमान इतना है, और यहाँ पे आप C का मान रख के निकाल सकते हैं इससे एक AMU की ऊर्जा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर रहे हैं आपको। तो चलिए अब निकाल लेते हैं, आपने निकाला कि नहीं? अगर नहीं निकाला तो उसको निकालिए, अब हम इसको निकाला तो मिलाइए सही की गलत। देखिए क्या निकालेंगे एक AMU की ऊर्जा। अगर एक AMU को ऊर्जा निकालना है तो ऊर्जा क्या निकालेंगे आप वही स्क्वायर लगाएंगे E बराबर mc², इसी सूत्र से हल होगा। तो देखो यहाँ से आप E बराबर निकालेंगे तो M का मान कितना है 1.67 गुणित 10 घाते माइनस 27 इंटू C का होगा 3 गुणित 10 घाते माइनस 8 प्लस होगा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखिए E बराबर का आ जाएगा 1.67 गुणित 10 घाते माइनस 27 गुणे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 10 पावर 16 यानी 16। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 9 के इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा लगभग देखिए 9 सत्ते 63 और 9 चौक 54, 54 और 6 60, 9 1 का 9 6 15। देखिए यहाँ पर हम इसको क्या किया है 106 होता है लेकिन एक साथ मान लिया, तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 6 रख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना रख सॉल्व करेंगे 1 6, तो अब गुणा करेंगे देखिए क्या आएगा 9 छक्के 54, 9 54 और 5 59, और 9 1 का 9 5 14, और दशमलव कितने अंक पर एक अंक पर, कितने अंक पर दशमलव 1 2 अंक, यहाँ लगा 2 अंक पर दशमलव इंटू 10 की घात। अब ये होता है 27 यहाँ माइनस 16 प्लस है, तो 27 में 16 घट जाए क्या बचेगा, बचेगा -11, इतना आपका आएगा जूल। किसमें आएगा जूल। देखिए ये आपका ऊर्जा आएगा किसमें जूल में, लेकिन आपको निकालना क्या था ऊर्जा निकालना, ये आपका आया जूल। तो इसको हम एक दूसरी ऊर्जा की मात्रा बदलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाते हैं, किसमें बदलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है देखिए एक जूल में आपका कितना होता है 106 गुणित 10 घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है क्या करेंगे 106 गुणित 10 माइनस 19 इसमें क्या कर देंगे भाग। देखिए अब इधर क्या आएगा आपका 14.94 गुणित 10 घाते माइनस 11 बटा 106 गुणित 10 घाते माइनस 19 से भाग देने से आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसको भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है 16 यहाँ से आपका 16 है और यहाँ पे 14, इसको भाग देंगे क्या होगा 16 9 144, और देखिए 144 यहाँ 5 बचेगा 4, अब यहाँ क्या लगा देंगे आप दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ से 5 है और 4 होगा तो 16 3 48, फिर 16 1 का 16, लगभग आपका 9.31 गुणे देखिए 19 आपका नीचे क्या है माइनस ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस, नीचे क्या है माइनस ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बताइए 19 में जब 11 घटे कितना बचेगा 10 की घात बचेगा आपका 8,
कितना हो जाएगा 10 घात 8, इतना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ। अच्छा ये देखिए दशमलव यहाँ इसको अगर यहाँ करना तो इसमें 2 जीरो घट जाएगा, अगर 2 जीरो आप इसको दे दें दशमलव यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा देखिए आ जाएगा 931 गुणे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ। ये आपका हो गया ऊर्जा। अब एक चीज आप जानते हो कि एक मेगा, क्या जानते हो, एक मेगा बराबर होता है 10 घाते 6। तो यहाँ से अगर आप 10 घाते 6 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप याद रखो कि एक एएमयू की जो ऊर्जा होती है वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऊर्जा कितना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी ऊर्जा है, एक एएमयू। तो आप इसको याद रखो कि एक एएमयू ऊर्जा कितना होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं थोड़ा सा नाभिक की क्षति, या नाभिक के दरमियान जब क्षति होता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा किस प्रकार निकलती है उसको बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम क्या देखने वाले हैं, नाभिक के दरमियान क्षति। तो क्या देखने वाले हैं, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब देखिए होता क्या है, द्रव्यमान क्षति कैसे होता है और ये क्या होता है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। तो देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में होता है न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों से मिलकर होता है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन ही नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो एक्चुअली जो वास्तव में होता क्या है यहाँ पर देखिए, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है, वास्तविक द्रव्यमान वो आपका नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। क्या होता है, कुछ कम होता है। यानी वास्तव में जो नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए न्यूक्लियनों के द्रव्यमान की योग क्यों होना चाहिए, लेकिन उतना होता नहीं, उसके द्रव्यमान की योग से कुछ कम होता है। तो ये बताइए जो वास्तविक होता है और जो होना चाहिए उनमें क्या हो गया, अंतर आ गया। तो इसमें देखिए दोनों के द्रव्यमान में जो अंतर है, द्रव्यमान में जो अंतर होता है इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति सिंपल सी है कि नाभिक के ऊपर से जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है उनका जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान से जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है क्या होगा, कम होता है। तो अगर नाभिक के आपका द्रव्यमान क्षति निकालना है तो देखो क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान क्षति को आपको इससे डेल्टा एम कर सकते हैं। देखिए इसका तो क्या होगा, डेल्टा एम बराबर आपका होगा, देखिए नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान यानी आपका देखिए जेड एम पी। जेड क्या होगा, परमाणु का यानी प्रोटॉन की संख्या, और एम पी क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस न्यूक्लियन का द्रव्यमान। न्यूक्लियन का द्रव्यमान क्या होगा, देखिए ए माइनस जेड इंटू एम। ये क्या होगा, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और जेड माइनस ए क्या, ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या जब न्यूट्रॉनों की एक द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या है, जेड आपका प्रोटॉन की संख्या है और एम पी क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये दोनों का जो योग होता है इसमें से आप घटा दें नाभिक को वास्तविक द्रव्यमान, तो नाभिक वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, एम एम। कैपिटल एम मतलब क्या, क्या नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। इसी बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। देखिए इनमें सब कुछ अच्छे समझ लीजिए। देखिए जो आपका जेड है ये आपका है परमाणु क्रमांक, जो प्रोटॉन की संख्या बताएगा, किसकी बताएगा, प्रोटॉन की संख्या बताता है। और यहीं पर जो एम पी है आपका, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब उसके बाद आपका देखिए जो ए है ये आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। और इसी प्रकार आपका जो यम स्मॉल एन है ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन
का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब एक लास्ट आपका देखिए लिखा है यम कैपिटल, ये आपका है नाभिक, नाभिक की वास्तविक संख्या। ये क्या है? नाभिक का वास्तविक। देखिए जो नाभिक की वास्तविक संख्या है इसको घटा दिया किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के योग से अगर नाभिक की वास्तविक संख्या घटाते हैं तो जो द्रव्यमान में अंतर आता है उसी बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। अब देखिए ये जो क्षति हुआ है, यानी जब नाभिक बनता है तो जो द्रव्यमान का क्षति होता है यही ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। किस रूप में मुक्त हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। यानी अगर आपको किसी नाभिक का द्रव्यमान में क्षति पता हो जाए तो आप उससे निकलने वाली ऊर्जा को आसानी से निकाल सकते हैं। किस समीकरण से? तो आप निकाल सकते हैं आइंस्टीन के समीकरण से जो दिया है E बराबर डेल्टा एम टी स्क्वायर। अब डेल्टा एम को लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान क्षति समझ आएगा। तो किसी भी नाभिक की अगर आपको ऊर्जा निकालना तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। इसी बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। समझ आ गया? ये आपका क्या था? द्रव्यमान क्षति। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिक की बंधन। ठीक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है वो क्या? एक्चुअल में एकदम सिंपल होता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है? उपस्थित न्यूक्लियस। तो याद रखिए नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों को अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया, अच्छा ले जाने में आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा कहते। तो याद रखिए कि नाभिक में जो उपस्थित है न्यूक्लियन, उन न्यूक्लियनों को अलग अलग हटाने के अनंत दूरी तक, मतलब उनको इतना दूर कर दिया है कि वापस अपने से पास न आ सके। तो इतना दूर हटाने के लिए जितना हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को बोलते हैं क्या? नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा। और नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, देखिए इसको एक और शब्द से जानते हैं जो आपका बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा यही आपका होता है क्या? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। देखिए आपका जो बंधन ऊर्जा होता है वो होता है क्या? बंधन ऊर्जा बराबर होगा नाभिक की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा? नाभिक की ऊर्जा यानी E/A। ये क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या। कि एक नाभिक की ऊर्जा कितनी है, उसमें उसके सभी न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उसी को उसको बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। ये बड़ा होता है बंधन ऊर्जा E/A। इसको आप आगे देखना चाहते हो, देखिए इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए बंधन ऊर्जा लिखा जाता है बाइंडिंग एनर्जी BE। बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या होगा? देखो अभी आप निकाला नाभिक की ऊर्जा है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ डेल्टा एम मान क्या निकला? ये निकला। इसको लिख सकते हैं क्या? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन इंटू सी स्क्वायर अपान ए। ये आपका क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग ऊर्जा। सिंपल था। ये दोनों आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज का चैप्टर हम आपका जो नाभिक है इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर में आपका दो टॉपिक और छूटा है, एकदम सिंपल था। एक है नाभिकीय संलयन और एक है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो इस जितना पढ़ा इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से और एक एक चीज को समझ लीजिए, और जितना फार्मूला इसमें बनाया आपको सभी याद रखना है। इन फार्मूले पर भी सवाल आता है। तो अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और आपको कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे एक नई वीडियो के माध्यम से।
अगर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगा उस पूरे टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, जो दिक्कत हो कमेंट में हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, जितना से पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर कीजिए।